हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनीशा है और आप देख रहे हैं जिनीशा क्लासेस। आज के सेशन में हम एयर एंड वाटर चैप्टर के लेवल एंड अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में इसी चैप्टर का लेवल 1 सॉल्व कर लिया था, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो हमें इस डायग्राम को देख के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं। Z is made up of gases such as argon, neon, hydrogen, etc. Option number B, X in the air is needed for burning. Option number C, special bacteria present in soil convert Y in the air into a form that can be used by plant. Option number D, both A and B. तो चलिए पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो एयर में सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन, तो X हो जाएगा नाइट्रोजन। Y, तो सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन, तो Y हो जाएगा ऑक्सीजन, एंड Z हो जाएंगी इनर्ट गैसेस, एंड जो एयर में कुछ परसेंट है, बहुत ही कम है, वो हो जाएंगी Z में। तो चलिए इन ऑप्शंस को देखते हैं। Z इज मेड अप ऑफ गैसेस सच एज आर्गन, नियॉन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो ये जो Z है, ये इसमें ज्यादातर इनर्ट गैसेस हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें कुछ इनर्ट गैसेस का नाम दिया है, जैसे नियॉन है, आर्गन है और हाइड्रोजन। तो ये Z ये इन सारी गैसेस से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, X इन द एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। तो X है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बर्निंग में कोई रोल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी इलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी, स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल कन्वर्ट Y इन एयर इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट। तो अगर इसके Y की जगह X होता तो ये करेक्ट हो जाता, क्योंकि X क्या है, नाइट्रोजन। तो जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो सॉइल में एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने लायक बनाता है प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, Z इज मेड अप ऑफ गैसेस सच एज आर्गन, नियॉन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। Question number 2. The given experiment shows a method to remove insoluble impurity from water. Identify the following. तो हमें यहाँ पे एक मेथड ऑफ सेपरेशन का डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जो इन्होंने किया था, तो हमें बताना है कि ये कौन सा मेथड है। A piece of alum is suspended in the beaker containing muddy water. तो एक बीकर है जिसमें muddy water है, यानी गंदा पानी है, जिसमें insoluble impurities है, यानी वो अच्छे से घुली नहीं है उसमें, और उसमें एक एलम का पीस डाल दिया। तो एलम को हम हिंदी में फिटकरी भी कहते हैं, तो एक फिटकरी का पीस उसमें डाल दिया गया है। तो एलम के जो पार्टिकल्स हैं वो मडी वाटर में जो इम्प्योरिटीज है उनके साथ अटैच हो जाते हैं, और उन पार्टिकल्स को हैवी बना के वो उन्हें नीचे सेटल करवा देते हैं। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि वाटर का जो प्यूरिफिकेशन है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो हमें बताना है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस में आप देख रहे होंगे कि एलम का पीस डालने से सेडिमेंटेशन का प्रोसेस जल्दी हो गया, क्योंकि एलम के पार्टिकल्स इन मडी वाटर के जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है उनके साथ स्टिक हो गए, तो इनडायरेक्टली वो पार्टिकल हैवी हो गया और वो नीचे सेटल हो गया। तो इससे जो वाटर प्यूरिफिकेशन का जो रेट है, परसेंटेज है, वो बढ़ जाएगा और स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोडिंग के नाम से जानते हैं। तो क्लोरीनेशन नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीनेशन में हम वाटर में क्लोरीन डालते हैं। डिकेंटेशन, जब हमारा सेडिमेंटेशन हो जाता है, तो उस सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से जब हम पानी निकालते हैं तो हम उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। तो डिकेंटेशन भी एलिमिनेट हो गया। और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लोडिंग। क्वेश्चन नंबर सी, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। हमें यहाँ पे दो कॉलम्स दिख रहे हैं, तो हमें इनके साथ मैच करना है, और ये जो कोड्स दिए हुए हैं, यानी ए के साथ जो मैच होगा, इस टाइप से इन्होंने कोड्स दिए हुए हैं, हमें इसमें से बताना है कि कौन सा कोड सही जाएगा।
तो कॉलम 1 सॉलिड टू वेपर चेंज। तो हमने पिछले वीडियोस में भी देखा कि जिस प्रोसेस में सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। तो हमें देखना है कि ए में कौन कौन से ऑप्शन में 3 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी पहले ही इलिमिनेट हो गया, अब बच रहा है ऑप्शन नंबर बी एंड सी। तो हम इस इलिमिनेटिंग टेक्निक से क्वेश्चन को थोड़ा फास्टर एंड इजियर सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये पहले 2 ऑप्शंस को हटा लिया। अब हम इसमें स्टेटमेंट नंबर बी देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स, तो यानी 2 लिक्विड अगर मिक्स हो गए तो हम उनको कौन से मेथड से अलग कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 डिस्टिलेशन। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं वाटर एंड मिल्क का। तो ये दोनों अगर घुल गए तो हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अगर इन्हें सेपरेट करें तो मिल्क सॉलिड्स नीचे सेटल हो जाएंगे और जो उसमें लिक्विड पार्ट है वो जो मिल्क का जो लिक्विड है और वाटर का जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसमें हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में बी का 4 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें ए का 3 है और बी का 4 है। तो आगे के भी देख लेते हैं। तो सी सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर पार्टिकल्स, तो इसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा। तो सी का 2 इसमें दिया है। और वेपर टू लिक्विड चेंज, यानी इसमें जब वेपर कूल डाउन होके वाटर में जब चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो इसमें डी का 1 दिया है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लोरीनेशन मेक्स द वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। क्लोरीनेटेड वाटर इज मेड बाय डिस्टिलेशन। Water must be boiled to make it fit for drinking. Potassium permanganate is used to kill germs in water. तो क्लोरीनेशन से हम वाटर को सेफ फॉर ड्रिंकिंग कर सकते हैं क्योंकि वो जर्म्स को किल करता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। क्लोरीनेटेड वाटर इज मेड बाय डिस्टिलेशन। तो क्लोरीनेटेड वाटर हम वाटर में क्लोरीन मिक्स करके बनाते हैं, तो डिस्टिलेशन एक डिफरेंट प्रोसेस है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3, वाटर मस्ट बी बॉइल्ड टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वाटर को जब हम बॉयल कर लेते हैं उसमें ज्यादातर जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट नंबर 4, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर। तो ये भी करेक्ट है। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम वाटर में डालें तो उससे जर्म्स किल हो जाते हैं। तो हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में 1, 3 एंड 4 को इसमें करेक्ट बताया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर है 1, 3 एंड 4। Question number 5, the level of lassi in the straw rises when air is sucked out because atmospheric pressure has increased. Option number B, air pressure inside the straw is same as the atmospheric pressure. Option number C, air pressure inside the straw becomes lower than the atmospheric pressure. Option number D, air pressure inside the straw becomes higher than the atmospheric pressure. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ बिकम्स लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो स्ट्रॉ में एयर है, तो हमने उस एयर को सक कर लिया तो उसमें एयर कम हो जाएगी स्ट्रॉ में। और ये जो लस्सी है तो लस्सी ग्लास में पूरी फिल्ड है, तो लस्सी स्ट्रॉ में आ जाएगी कि जिससे वो उसके अंदर का जो खाली स्पेस है स्ट्रॉ का वो भर सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ बिकम्स लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Question number 6, Vivan inflated 4 balloons as shown in the diagram. The property of air that can be proved by the given diagram is dash. तो विवान ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट ने उसने 4 बैलून्स फुलाया, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव कर सकते हैं कि एयर की क्या प्रॉपर्टी है। एयर इज मैटर, एयर हैज मैटर, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर हैज नो वेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, क्योंकि अगर ये स्पेस ऑक्यूपाई ना करता तो बैलून कैसे बड़ा होता। तो हमें इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हमसे पूछा गया था कि एयर की कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एयर ऑक्यूपाई स्पेस।
क्वेश्चन नंबर 7, which gas in the air is represented by shaded part A? तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक एयर के कॉम्पोजिशन से रिलेटेड एक डायग्राम दिख रहा है, तो हमें इसमें से बताना है कि इसमें जो शेडेड पार्ट है ए वाला तो कौन सी गैस है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी वाटर वेपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी एयर का कॉम्पोजिशन देखा है, तो इसमें सबसे ज्यादा एयर में कौन सी गैस होती है, बिल्कुल सही, एयर में सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन। तो इसमें जो शेडेड पार्ट है वो सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, इसी वजह से होगा इसका ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। Question number 8. Study the given experimental setup carefully. The conclusion drawn based on the experimental setup is that. तो हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम को हमें स्टडी करना और बताना है कि इसमें से इसका हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, कि मतलब इस डायग्राम में हमें 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, तो एक पार्ट पे 2 कैंडल्स जल रहे हैं और एक पार्ट में कैंडल जला है और एक कैंडल बुझा हुआ है। तो हमें बताना है कि इस एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 कैंडल जल रहे हैं और दूसरे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं एक कैंडल जल रहा है, दूसरा कैंडल बुझा हुआ है। दूसरा कैंडल क्यों बुझा है, क्योंकि इसके ऊपर एक इन्वर्टेड जार रख दिया गया है, कि टम्बलर रख दिया गया है। तो उससे क्या हुआ कि ग्लास के अंदर या जो कंटेनर है उसके अंदर हवा नहीं जा पा रही थी, तो एयर में जितना ऑक्सीजन था वो सारा कैंडल ने जलने में कंज्यूम कर लिया, फिर उसके पास और ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो अल्टीमेटली वो बुझ गया। तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी चीज को जलने के लिए एयर या ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। Question number 9. The importance of layer X in the given figure is dash. तो हमें अर्थ के ऊपर एक लेयर दिख रही है, तो हमें इसमें से बताना है कि ये लेयर का हमारी अर्थ पर क्या सिग्निफिकेंस है। The layer X provides living things with oxygen. It protects Earth from asteroid. It gives us heat. It is useful only to plant. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम एस्टेरॉइड, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स बता रहा है। तो एटमॉस्फेयर के लेयर्स एस्टेरॉइड से प्रोटेक्ट करती है। तो हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि मेसोस्फेयर में एयर का कंसंट्रेशन अगर हम देखें स्पेस से बढ़ने लगता है, तो एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो जब वहाँ पे एस्टेरॉइड्स आते हैं तो जब उन पार्टिकल्स के साथ फ्रिक्शन होता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि मीटियोर से एस्टेरॉइड्स जो होते हैं स्पेस में काफी तेजी बहुत स्पीड से आते हैं, तो जब वो आते हैं, जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो धीरे धीरे करके एयर का कंसंट्रेशन बढ़ता है और एयर पार्टिकल्स भी बढ़ते हैं। तो उन पार्टिकल्स के साथ जब इन एस्टेरॉइड्स का फ्रिक्शन होता है तो ये आग पैदा कर देते हैं, और फिर कई सारे एस्टेरॉइड्स ऐसे भी होते हैं जो कि जल के राख हो जाते हैं और हमारी अर्थ तक पहुंचने नहीं पाते। पर ऐसे कई सारे एस्टेरॉइड्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत बड़े हैं और अगर हमारी अर्थ पर आएंगे तो पूरी तरह से जल नहीं पाएंगे और बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करेंगे। इसको करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। Question number 10. Monica placed a straw inside a beaker of water and then closed the top of the straw with a finger. She then removed the straw from the water. She observed that. मोनिका ने एक पानी का बीकर लिया और उसमें स्ट्रॉ डाला, तो स्ट्रॉ को फिर उसने अपनी उंगली से कवर कर दिया। तो उसने जब उंगली से कवर किया तो उसने स्ट्रॉ को बाहर निकाल लिया। तो हमें बताना है कि उसका ऑब्जर्वेशन क्या था। वाटर फ्लोड आउट फ्रॉम द स्ट्रॉ, water rose up the straw, water dripped slowly out from the straw, no water rose up the straw। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, water dripped out slowly from the straw। Question number 11. I am everybody's need and there can be no life without me. Plants, animals and human beings all need me. I am used in almost everything from cooking to washing. In science, I am the universal solvent. Scientists use me to mix the mixture. I am the precious and I should be conserved who I am. तो इन्होंने कुछ क्लूज दे रखे हैं और हमें बताना है कि वो कौन से ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले क्या दिया है कि मैं सबकी नीड हूँ, यानी सबको मेरी जरूरत है और कोई भी मेरे बिना नहीं रह सकता, चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, सबको मेरी जरूरत है।
और जितने भी डेली यूज से काम होते हैं जैसे कुकिंग है, वॉशिंग है, इन सब में मैं काम आता हूँ। और मुझे साइंस में यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं और साइंटिस्ट मुझ में कई सारी चीजें डिसॉल्व करते हैं और मैं बहुत ही प्रीशियस हूँ और मुझे कंजर्व करना चाहिए। तो उसमें बताने इन्होंने इतने ढेर सारे क्लू दिए हैं। तो हु आई एम, तो इसका इजी सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटर। क्योंकि हम जब इन्होंने बोला कि कुकिंग एंड वॉशिंग एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो हमें सीधा सीधा पता चल गया कि ये वाटर है, क्योंकि वाटर में मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिसॉल्व हो जाती हैं एंड वॉशिंग, कुकिंग, इन सब में वाटर यूज होता है और वाटर सबकी नीड है। प्लांट्स को भी वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, एनिमल्स को भी चाहिए पीने के लिए। और अगर एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो एक्वेटिक एनिमल तो पानी के बिना रह ही नहीं सकते। ह्यूमन बीइंग्स को भी वाटर चाहिए, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वाटर। Question number 12. Sanjana found that pure water is tasteless but tap water has some taste. This taste in tap water is due to. तो संजना ने एक चीज नोटिस की कि प्योर डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है। पर वही अगर हम टैप वाटर देखें तो टैप वाटर का इनका ये मतलब है कि वो इम्प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। तो इम्प्योर वाटर का एक टेस्ट है, तो हमें बताना है कि ये इम्प्योर वाटर का क्यों टेस्ट आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, केमिकल ट्रीटमेंट through which water has to pass before it's supplied through tap. Option number B, certain gases, salt dissolved in water that is supplied as tap water. Option number C, both A and B. Option number D, none of the above option. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि हमारा जो टैप वाटर होता है वो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आता है, उसमें क्लोरीन एंड तरह तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो उससे पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। और जब वो पाइपलाइन में से आता है तो कई गैसेस एंड सॉल्ट्स और इम्प्योरिटीज वाटर में वैसे भी डिसॉल्व हो जाती हैं। तो इसी वजह से इम्प्योर वाटर का टेस्ट होता है, क्योंकि उसमें जब सॉल्ट्स डिसॉल्व हो गए, सॉल्ट हम टेबल सॉल्ट की बात नहीं कर रहे, और भी सॉल्ट्स होते हैं। तो हम जब इसमें सॉल्ट्स डिसॉल्व हो जाते हैं तो इनका एक टेस्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। Water is called the universal solvent because it has capacity to dissolve most of the substance. Statement number 2, water is called universal solvent because it has capacity to freeze at 0 degree Celsius. तो हमें बताना है कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। तो उसका एक करेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट रीजन कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। क्योंकि वाटर में कैपेसिटी होती है कि मोस्ट ऑफ द चीजों को डिसॉल्व कर सके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है कि इसमें वाटर के यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने में कोई भी फ्रीजिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग टेम्परेचर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इलिमिनेट हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट 1 is true and 2 is false. Question number 14. A fish lives longer in an aquarium with water plants in it that in one without them because plants, ऐसा एक्वेरियम जिसमें वाटर प्लांट्स होते हैं तो उसमें फिशेस ज्यादा लंबी जीती हैं। अगर एक एक्वेरियम जिसमें वाटर प्लांट्स नहीं है तो उसमें फिशेस की लाइफ स्पैन कम हो जाती है। तो इसका क्या रीजन है। ऑप्शन नंबर ए, रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, रिलीजेस ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी, प्रिपेयर फूड। ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइड्स मोर वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रिलीजेस ऑक्सीजन। क्योंकि वाटर प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसमें से ऑक्सीजन रिलीज तो होगा ही, तो ऑक्सीजन जब रिलीज होगा तो वो फिशेस के रेस्पिरेशन में काम आएगा। तो जब वो वाटर में ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। और फिशेस के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम गिल्स कहते हैं। तो गिल्स के हेल्प से वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है तो वो उसकी हेल्प से रेस्पिरेट या सांस लेती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रिलीजेस ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 15,
Sanjana was provided with a mixture of iron filling sand and sugar. The correct sequence for its separation is, संजना के पास एक मिक्सचर है जिसमें आयरन फिलिंग है, यानी उसमें आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सैंड है एंड शुगर है। तो इनको अलग करने का इसमें कुछ वेज दिए हुए हैं, तो हमें उनको बताना है कि किस सीक्वेंस में हम इन वेज को फॉलो करेंगे कि वो इन सारी चीजों को अलग कर पाएगी। और तो इसमें चलिए एक एक करके इन वेज को देखते हैं। यूज ऑफ मैग्नेट, मेकिंग अ सोल्यूशन विथ वाटर, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेट यूज करेगी, क्योंकि अगर वो मैग्नेट यूज करेगी तो उसमें से आयरन पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, वो मैग्नेट में स्टिक हो जाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस हो जाएगा मैग्नेट को यूज करने का। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी इलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेप में 1 नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी एंड डी इलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बच रहे हैं, तो इनमें से चलिए देखते हैं। मेकिंग अ सॉल्यूशन विथ वाटर, तो ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा। तो इसमें दोनों में सेकंड नंबर पे दिया हुआ है सेकंड, तो ये इसमें से हम अभी कोई इलिमिनेट नहीं कर सकते। अब इसके बाद हमको फिल्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि अगर हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो उसमें से सैंड सेपरेट हो जाएगा, फिर इवेपोरेशन की हेल्प से हम उसमें से शुगर अलग कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारी जो चीजें हैं अलग हो जाएंगी। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4 and 3। Question number 16. Which of these diagram correctly represent the composition of air? Where P is equal to nitrogen, Q is equal to oxygen, R is equal to inert gases, S is equal to carbon dioxide। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं ऑप्शंस में, तो हमें बताना है कि कौन सा डायग्राम एयर के कॉम्पोजिशन को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ कोड्स दे रखे हैं कि P का मतलब है नाइट्रोजन, Q का मतलब है ऑक्सीजन, R का मतलब है इनर्ट गैसेस एंड S का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए इलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें सारे गैसेस को एक ही प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी भी इलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन को 50% दिखाया हुआ है, जबकि नाइट्रोजन अराउंड 70 to 75% एयर में होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी में इन्होंने ऑक्सीजन को 50% दिखा दिया, तो ये गलत हो गया। तो इसका तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच रहा है? ऑप्शन नंबर डी, और इसमें सारी चीजें सही हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ये सारे गैसेस के प्रोपोर्शन सही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17. Study the given table carefully. It showed the mass of a balloon when it is inflated and when it is deflated. हमें फ्रेंड्स इस कॉलम में 2 पार्ट देखने को मिल रहे हैं, एक इन्फ्लेटेड और एक डिफ्लेटेड। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है कि जब बैलून इन्फ्लेटेड था, यानी जब उसमें हवा भरी हुई थी, उसका वेट कितना था, और जब उसमें से हवा निकाल दी गई तो उसका वेट कितना था। तो आप इसमें देख सकते इन्फ्लेटेड बैलून का जो इन्होंने मास दिया हुआ है, यानी वेट जो है 19.8 ग्राम दिया है, एंड डिफ्लेटेड का 15.2 ग्राम दिया है। इस टेबल से हमें बताना है कि एयर की कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयर हैज मास, क्योंकि जब बैलून में एयर भर गया तो उसका वेट ज्यादा हो गया, तो इससे ये पता चल रहा है कि एयर का भी वेट होता है, क्योंकि एक बैलून का वेट तो ये डिफ्लेटेड वाले में दिया है, पर इसमें एयर का भी वेट आ गया, तो ये इन्फ्लेटेड बैलून से हमें ये पता चल रहा है कि एयर का भी वेट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एयर हैज मास। क्वेश्चन नंबर 18. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ्स एटमॉस्फेयर। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड करेक्ट है। It get denser with an increase in the altitude. Option number B, it get thinner with an increase in the altitude. Option number C, it contain no solid particle. Option number D, it remain the same. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, it gets thinner with an increase in altitude. तो ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों हो गया? क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि एयर डेंसर होता जाता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, पर ये गलत है, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है तो वैसे वैसे हवा की डेंसिटी कम होने लगती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इट गेट्स थिनर विथ एन इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 19. पिक द ऑड वन आउट. रिवर्स, लेक्स, रिजर्वॉयर्स,
स्प्रिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी स्प्रिंग्स, क्योंकि ये अंडरग्राउंड वाटर होता है, बल्कि रिवर, लेक्स, रिजर्वायर्स ये सारे होते हैं सरफेस वाटर के एग्जाम्पल, पर ये स्प्रिंग अंडरग्राउंड वाटर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्प्रिंग। हमें इसमें से ऑड वन आउट बताना था। फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Which one of the following gases is highly concentrated in air? तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा एयर में है। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन और आज के सेशन में हमने एयर एंड वाटर चैप्टर का लेवल 2 सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर के अचीवा सेक्शन के में जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।